हाँ तुम्हारी नहीं, कहाँ है पेशेंट? पेशेंट कहाँ है? किसकी तो होने वाली है अभी। वो पेशेंट आपके मगर नहीं नहीं, कौन जो जिसकी होगी, जिसकी होगी वो इधर है, वो कहाँ है? आपकी सिस्टर, मेरी सिस्टर तो ये जो आ रही है। आप ही का कहाँ से आए हो? मोगा से आए हो ना? हाँ ठीक है। यहाँ पे सब बढ़िया रह रही हो ना आराम से? जब पेन शुरू होंगे बना रहा था, बंद कर दो। हाँ ठीक है ना? अगर एक हफ्ता रहना पड़े कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कोई दिक्कत। हाँ और भी रूम्स हैं, हाँ जी। लेकिन ये तो बेस्ट है जो यहाँ अंदर ही मिल जाए तो। उसकी डिलीवरी भी यहीं पे ही हुई आपके पास। अच्छा ये हमारा, आ जाओ आ जाओ ऑनलाइन व्यूअर्स भी आ जाओ। ये हमारे ट्विन बेबीज हैं, दोनों अलग अलग। बहुत छोटे भी थे। हाँ देख लिया? ऐसे आके शीशे में से बच्चों को देख लेते हैं, खुश रहते हैं। इसका फेस भी इधर कर दो, दोनों का फेस इस साइड कर दो। अच्छा हम्म, वो बीच में ठीक हो? दूध पिला रही हो, सिजेरियन हुआ फिर भी ट्विंस को दूध पिला रही हो, ये दिखाने की बात है। आ जाओ बाहर आ जाते बस। ट्विंस को भी दूध आता है, एक के लिए ना आए तो हो ही नहीं सकता। चलो छोटे छोटे हैं, थोड़ा सा पीते हैं, एक के लिए तो आएगा ही। आप क्या एक्सरसाइज बताओगे? यहाँ आके कुछ सीखा? यहाँ आके कुछ सीखा तुमने? यहाँ पे 2 दिन से आई हो, या बीन बैग पे बैठ जाओ। कल और की थी? हाँ हाँ चांदना मैम ने कराई थी कल। हाँ क्या बताई? कौन सी बताई थी? 9th मंथ की बिल्कुल डिलीवरी 2-4 दिन में होने वाली है, तब कौन सी करनी है? जिसने पहले से नहीं करी, आज वो बताती हूँ कि जिसने पहले से नहीं करी वो भी क्या कर सकता है। वो सारी बीन बैग पे बैठ के हॉस्पिटल भी चले गए। उल्टा चल रही हूँ आज। सबसे लास्ट में अगर जिसकी आजकल में डिलीवरी होने वाली है वो क्या करे? हाँ सामने बैठ के करो। ये मम्मी को बोलो आप कराओ। जैसे ऑनलाइन व्यूअर्स को बता रहे हैं हम, है ना? आप भी वीडियो देखते थे, ऐसे अब आपको लोग देख रहे हैं। हाँ। ऐसे जिसकी पेन भी स्टार्ट हो गए, 1 दिन की एक्सरसाइज का भी फायदा है, क्योंकि जितने एंड में चले जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं पहले से ना करो। डिलीवरी का पता आराम से। तुम तो कुछ नहीं, मान लो तुम्हारे, आराम से बैठो, ठीक है? यहाँ पेट पे हाथ रखना, बड़ा अच्छा लगता है। बस इतना सा करते हैं तो डिलीवरी टाइम, ये अफ्रीका की प्रैक्टिस है। अफ्रीका में बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होती है, वहां पे जो डिलीवरी नर्स होती है वो करती रहती है। और आज बैठो, आप भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी एक्सरसाइज कर दें, ऑनलाइन चल रहा है, ये बातें हम बाद में कर लेंगे। क्या करना है? हेलो गुड मॉर्निंग। ये मैम है, इसका HbA1c की रिपोर्ट थी ना, कितनी थी? 6 आया, याद रखा करो। 6.3। 6.3 ज्यादा है ना? अब सारी तुम्हारी मुसीबतों का कारण शुगर है। और ये रेस्ट आज की डेट में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। 102 खाली पेट। हाँ खाली पेट देखो ठीक आई, कोई 102 को ज्यादा नहीं कहेगा। हीमोग्लोबिन 11.7। सुन लो, समझ लो कि 102 को कोई ज्यादा नहीं कहेगा। आपको आज तक नहीं पता था आपका शुगर है, लेकिन 6.2 आई है, और ये 5.6 आनी चाहिए मैक्सिमम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप जिस दिन सैंपल देते हो उस दिन नहीं खाते, बाकी दिन खाते हो, और जब रिपोर्ट सही आती है फिर तो और अच्छा खाते हो कि मेरी तो सही आ गई। और जितने लोग रेस्ट कर रहे हैं, तुम्हारा पहले अबॉर्शन हुआ क्या है ना? अबॉर्शन हुआ है, अब प्रेगनेंसी हुई है, शुगर पकड़ी गई, तो इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। लाओ लिख देती हूँ, आज शुगर की क्लास ले लेते हैं। अभी भी हम लेट हो गए ना, हमें शुगर पहले ठीक करनी चाहिए थी। बताते जाओ क्या था इसका केस। ये पहले अबॉर्शन हुआ, फिर दूसरा अबॉर्शन हुआ।
लेप्रोस्कोपी, सबसे कुछ नहीं ठीक हो गए। शुगर अगर ज्यादा है तो 2 बार आपकी कराई, 5.7 आई, 6.1 आई। 31 तारीख को आए थे आप। इसका मेन अभी। कंसर्न है मैम कि अभी अल्ट्रासाउंड में कुछ आया नहीं, यूपीटी पॉजिटिव आया है, तो आफ्टर 3 वीक्स के बाद फिर से करना हाँ है। करवाना है, लेकिन आज यूपीटी देखो, सबसे आसान काम है। सबसे पहले यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कराओ। एसिड है, हम दे रहे हैं। हाँ, अब मेटफॉर्मिन शुरू करूंगी, बिगोमेट, मेटफॉर्मिन। हाँ 250 की शुरू करेंगे, ज्यादा नहीं है क्योंकि अब डाइट भी बताएंगे। ये रात को खाते हैं और सारा दिन आपने ऐसे कॉपी बनानी है। पकड़ो, यहाँ सुबह फास्टिंग कितना आया, फिर आप वॉक पे हैं। हाँ फिर आपने क्या खाया है ना, 8 बजे 7 बजे क्या खाया, जो भी आप फिर उसके 2 घंटे बाद 9 बजे आपकी ब्लड शुगर क्या आई, ग्लूकोमीटर ले लो। यहाँ आपने वॉक की। फास्टिंग बेशक ना करो, फास्टिंग धोखा दे रही है। खाने के 2 घंटे बाद देखो, और हल्का खाना खाना, बिल्कुल हल्का, जैसे साउथ इंडियन खाना। साउथ इंडियन जो होता है बिना ऑयल के और अच्छा बनता है, भाप में बनता है, न्यूट्रिशन ज्यादा होता है, स्लो रिलीज होता है। तो 2 के सवा 2 घंटे में भी चलेगा। फिर उसके बाद आपने कब खाओगे, 11 बजे हैं। ये तो सुबह दूध बादाम ही लिया। क्या खाना है यहाँ पे, दूध बादाम किशमिश मखाने ये सब डाल के, और लो फैट का दूध, क्योंकि बादाम में फैट जा रहा है हमारा। उसके बाद 11 बजे सबको, जिनको नहीं भी शुगर है उनको भी यही खाना है। फिर 10-11 बजे आपने हल्का सा साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट किया। ये साउथ इंडियन यहाँ पे किया 10-11 बजे। इसके फिर 2 घंटे बाद 2 आवर्स आफ्टर फिर देखा। 11 बजे 12 बजे जब भी खाया उसके 2 घंटे बाद देखा। फर्स्ट मील जो भी खाया आपने, पहले दूध पिया, उसके 2 घंटे बाद देखा। अगर तो ये 90 से कम आया, इफ लेस देन 90 आया तो ब्रेकफास्ट करना है। 90 से कम नहीं गया तो ब्रेकफास्ट नहीं करना। वेट करो, वॉक करो, जब 90 आ जाए तब खाओ। उसके फिर 2 घंटे बाद देखो। फिर यहाँ बीच में वॉक करो, कभी वॉक करके देखो, कभी बिना वॉक करके देखो, अलग अलग चीजें खा के देखो। कभी गेहूं की तो खानी नहीं चाहिए, रागी की और ज्वार की खा रहे हैं सब, और वो बता भी रहे हैं कि इससे ठीक रहते हैं। और सूजी, अगर गेहूं की खानी है तो सूजी। तो ये आटा तो बिल्कुल ही बेकार है, चीनी की तरह है, तो सीधे ही जाके शुगर बना देता है। फिर इसके बाद 3 बजे आपने सैलेड खाना है। अगर अच्छे से ये खाना, ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लिया और आपका शुगर नीचे ही नहीं जा रहा है, तो अभी जब तक फिर 90 नहीं आएगा खाना नहीं है। सैलेड खा सकते हो, नींबू पानी ले सकते हो, धनिया पानी, जीरा पानी सब ले सकते हो। उसके बाद फिर जब 90 आ जाएगा तब खाना है आपने। अब ये जब भी आएगा, अगर ये ओवरऑल खाना इतना कम है कि हमारा ये न्यूट्रिशन जो है पूरा नहीं हो रहा है, इसमें से 1-1 फुल्का सुबह शाम 2 फुल्के खा लिए बस, और बाकी ये सब भी नहीं खाया जा रहा, दूध भी नहीं पिया जा रहा, दूध पी के भी शुगर बढ़ रहा है, लो फैट का पी के भी बढ़ रहा है, फिर दवाई शुरू होगी। अभी तो मैंने कर दी है, धीरे धीरे मैं बंद भी कर दूंगी जब देखूंगी कि गोली खाने से आपका तो नीचे जा रहा है, फट से 70 हो जाता है। ये आज की है ना। हाँ जी। और अभी यूपीटी करो, सबसे पहले सबसे सस्ता टेस्ट है यूपीटी, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। एक बार पॉजिटिव आया, फिर दोबारा अब वो अच्छा सब और डार्क आ रहा है कि लाइट होती जा रही है। कई बार ना वो कम भी होती जाती है लाइन। बीटा एससीजी का इंजेक्शन लगाया तो वो टेस्ट कोई भी नहीं हो पाएगा आपका, अब अल्ट्रासाउंड पे डिपेंडेंट है। ये वाला टैबलेट क्योंकि बीटा एससीजी का ही इंजेक्शन लगता है, बीटा एससीजी ही हम टेस्ट करते हैं, तो वो नहीं होगा। बहुत इंटेलिजेंट बताया था मैंने क्या, ये अपने आप सोच लिया। इंजेक्शन ठीक है, आपका रिपीट अल्ट्रासाउंड होगा आफ्टर 3 डेज। ज्यादा ही आता है। आफ्टर 3 डेज एक दिन में अल्ट्रासाउंड में फर्क पड़ता है। ठीक है जी। ये वाला दवाई कंटिन्यू करना मैम। हाँ वॉक करो, वॉक करना सिखाओ कैसे करेंगे। फेरिजेस्ट भी खा रहे हो? लिखा हुआ है। हाँ हाँ पूनम मैम ने लिखा है। लिख खा लो, कोई बात नहीं। एसिडिटी होता है कोई उसका एडवांटेज नहीं है, जो असली दवाई है मेटफॉर्मिन है, पेरिजेस का कोई फायदा नहीं। तो फिर बंद कर दो। हाँ कॉन्फिडेंट रखना चाहिए कि एक चीज निकली है वही ठीक करनी है। और होता क्या है, जो हो रहा है, मैं रोज देख रही हूँ कि जिनके अबॉर्शन हो गए, अबॉर्शन तो ऐसे ही होते हैं, मैं कितनी बार बताती हूँ, हमारे एग और स्पर्म 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें 23 धागे धागे जैसे होते हैं, इसमें 23 धागे धागे जैसे होते हैं। जब ये फ्यूज करते हैं
तो ये 46 बन गए। अब 46 धागे में से एक के साथ एक जुड़ जाए, दो के साथ दो जुड़ जाए, तीन के साथ तीन, ये कितनी रेयर बात है। तो इसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन, कि क्रोमोसोम एबरेशन हो गया। क्रोमोसोम जो है सही से नहीं जुड़े, टेढ़े मेढ़े कैसे जुड़ जाते हैं, टेढ़े मेढ़े कैसे जुड़ जाते हैं, जैसे बजाय ऐसे जुड़ने के ये ऐसे जुड़ जाते हैं, ऐसे जुड़ने के टेढ़े मेढ़े जुड़ जाते हैं। एक आधा भी जुड़ गया तो हम एबनॉर्मल फीटस बन गया, वो निकल जाता है। तो मोस्टली वो कारण होता है, या फिर थायराइड होता है। जिनके भी अबॉर्शन हुआ है, थायराइड 3-4 बार कराओ, शुगर HbA1c 3-4 बार कराओ, वेट अपना कम करो। अभी कल भी एक प्रेगनेंसी हुई, उसको वेट कम करने को बोला था, हो गई, मतलब ध्यान बंटने से हो गई, वेट तो भी कम हुआ ही नहीं था। सबसे ज्यादा कॉमन और प्रोलैक्टिन की तो दवाई दे देती हूँ, क्योंकि ये रोज का अलग आता है। आज ठीक आ गया तो कोई पता नहीं कल ज्यादा हो जाए, जैसे ही मेंसेस आने वाले होते हैं फिर बढ़ जाता है। तो कैपगोलिन ओवर द काउंटर मिलती है, इसमें कोई प्रिस्क्रिप्शन की भी इतनी बात नहीं होती है। बिग ब्रोमोक्रिप्टिन होता है इसमें, और जो बाहर है ना उनके लिए सॉल्ट बता रही हूँ, कोई ब्रोमोक्रिप्टिन नाम से। और कई बार बहुत जगह मैंने सुना है कि 0.5 की नहीं मिलती, 0.25 की मिलती है, और बहुत जगह 1 की मिलती है, 1 मिलीग्राम की मिलती है। तो उसकी आधी कर ले, क्योंकि इससे ज़्यादा खाने की ज़रूरत भी नहीं है, और इससे ज़्यादा खाने से वॉमिटिंग बहुत आती है। और अगर कम की मिलती है, 0.25 की मिलती है कहीं, अगर 0.25 की है तो ट्वाइस वीकली खानी है। और अगर 1 की मिलती है तो उसको आधा कर लेना है, खानी 0.5 ही है हमने। तो इससे क्या होता है, जो प्रोलैक्टिन हाई होता है उसका एक ही काम है, वो 0 हो जाए, कोई डर नहीं है। वो जब बच्चे को दूध पिलाते हैं तब बनता है कि अब प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, और स्ट्रेस में भी बन जाता है अब प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। जब भी बॉडी डिसाइड करती है कि एग नहीं बनना चाहिए, प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है। प्रोलैक्टिन का काम है दौड़, ब्रेन में बनता है, सब हार्मोन्स हमारे ब्रेन में बनते हैं, और वो ऑर्डर देते हैं बॉडी को कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। TSH क्यों बढ़ता है कि थायराइड FT4, TSH और FT4 तो डायरेक्ट यूज होता है, और TSH क्या होता है, उसको बढ़ाने के लिए बढ़ता है। थायराइड को कहता है, जाके ब्रेन से निकलता है ये कहता है कि और बनाओ, कम पड़ रहा है, क्योंकि जो ब्रेन में ब्लड जा रहा है वो कम थायराइड वाला जा रहा है, तो वहां से TSH निकलता है। ब्रेन में ब्लड स्ट्रेस वाला जा रहा है तो वहां से प्रोलैक्टिन निकलता है। ज्यादा शुगर वाला जा रहा है तो इंसुलिन निकलेगा। लेकिन अगर इंसुलिन बना ही नहीं रहा पैनक्रियास, हमारी बॉडी की लिमिटेशन भी तो होती है ना, आंख में नंबर होता है, तो अगर बना ही नहीं रहा है तो वो नहीं निकाल सकता। थायराइड बना ही नहीं रहा है तो नहीं निकाल सकता। तो TSH बढ़ता जाएगा, वो और बढ़ाता जाएगा, भाई क्यों नहीं निकाल रहे, वो नहीं निकाल सकता तो नहीं निकालेगा। तो हमें बाहर से शुक्र मनाओ कि हमारे पास बाहर से दवाइयां हैं। ये दवाइयां 300 साल से रिसर्च होने के बाद बनी है। शुक्र मना के खाया करो, इनकी जोत जगा के खाया करो। जब नई शीशी खोलते जोत जगाया करो कि हमारे लिए, उन साइंटिस्ट के लिए जिन्होंने बनाई है, पूरी जिंदगी लगा दी है ना। सनकी होते ना कि बस ये करके ही वहां जाना है, उनकी घर फैमिली सब बर्बाद हो रही होती है, लेकिन वो जिद पे अड़े होते हैं कि ये तो करना ही है। नोबेल प्राइज मिला था जिसने इंसुलिन बनाई थी, और कहते 50 साल तक उसमें एक एटम ही नहीं लग पाया। जैसे वो 52 एटम्स का स्ट्रक्चर है और उसमें यहाँ पे एक H लगना था, वो एक H ही नहीं लग पाया। तो केमिस्ट्री उतनी ही एडवांस्ड है जितनी फिजिक्स एडवांस है। और जितना तुम्हें फिजिक्स पे भरोसा है, हवाई जहाज में बैठने का भरोसा है ना, AC चलाने का भरोसा है, गैस चलाने का भरोसा है, उतना ही दवाइयों का भी भरोसा होना चाहिए। केमिस्ट्री रादर ज्यादा एडवांस हो गई है। फिजिक्स तो रुक गई थी आइंस्टाइन के बाद, और केमिस्ट्री होती चली जा रही है। ये केमिस्ट्री है सारी दवाइयां जो है ना, कि हमने केमिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल आइडेंटिकल, और बॉडी को पता ही नहीं चलता कि ये हमारे अंदर से निकला है बाहर से। जैसे कि हम चश्मा लगाते हैं, एक लेंस अंदर होता है, एक हमने बाहर से लगाया। अब आंखों को तो नहीं पता चलता कि ये अंदर वाला है बाहर वाला है, उसको तो उतना ही साफ दिखता है। तो रादर हमें और साफ दिख सकता है। अब कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराते हैं, अंदर वाला धुंधला हो गया तो उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो लोग कहते हैं इतना तो हमें सारी जिंदगी नहीं साफ दिखा जितना अब दिख रहा है। तो ये करिश्मा ही है ना, आंख के अंदर
आपके लेंस डाल दिया। तो अगर आपको कैटरेक्ट के ऑपरेशन पे विश्वास है तो गोलियों पे भी विश्वास करो। अब ये क्यों विश्वास टूटा है कि जिन्होंने अपनी दवाइयां बेचनी थी उन्होंने कह के डाल दिया। अभी 20 साल पहले मेरे पेरेंट्स के टाइम में किसी को नहीं था कि गोली खाने से डर लगता था। ना तो वो दवाई की पैम्फलेट पढ़ते थे, ना वो गूगल करते थे, ना जो डॉक्टर ने दवाई दे दी तो खा लेते थे खुश होके, और रोजाना तो जाना ही नहीं पड़ता था। ऐसे कभी 6 साल में 10 साल में एक बार जाना पड़ता था, क्योंकि रोजमर्रा के लाइफस्टाइल तो ऐसा था कि इसमें बीमारी नहीं होते थे। थायराइड वाले परेशान रहते थे, शुगर वाले परेशान रहते थे, डांट बहुत पड़ती थी, इतनी मोटी है काम करती नहीं है। पता है कितनी लाइफ इजी हो गई है थायराइड से, बिल्कुल भी फर्क नहीं है। अब तो बच्चे भी आराम से होते हैं। अब पढ़ लोगे कि थायराइड के सिम्टम पढ़ लोगे, ट्रीटमेंट ले रहे हो, फिर उनको जोड़ दोगे। वो तो सिम्टम तब थे, प्रेगनेंसी होने की दिक्कत तब थी जब आप थायराइड नहीं खाते थे। चश्मे से फिर कंपेयर करो कि वो जो आपको ठोकर लग जाएगी वो तो तब की बात थी जब आप चश्मा नहीं लगाते थे, है ना। ये सारी जिंदगी के लिए लग जाएगा। फिर चश्मे से कंपेयर करो। सारी जिंदगी को आपको अच्छा देखना है तो लगाना, जिस दिन ठोकर खानी मत लगाना। मेरा ठीक लेवल आ गया तो मैंने छोड़ दिया। चश्मा छोड़ देते हो क्या? आपको ठीक दिखना शुरू हो जाता है? नहीं ना। तो ऐसे ही अगर चश्मे पे विश्वास है तो थायराइड पे भी विश्वास करो। ये सब साइंस का कमाल है। बस कई बार ना हमारे डॉक्टर्स एक नाम लिख देते हैं जल्दी से, होता मस्कुलर पेन है, सर्वाइकल लिख देते हैं। उसको सर्वाइकल में की माइल्डेस्ट फॉर्म में फिट भी कर सकते हैं, गलत भी नहीं है, क्योंकि हर बीमारी की रेंज होती है, स्पेक्ट्रम होता है। वो बहुत माइनर सा भी हो सकता है, वो ज्यादा भी है। चश्मे का नंबर 0.5 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। तो इसी तरह कि आप 10 वाले की सिम्टम पढ़ लो, इसकी कॉम्प्लिकेशंस पढ़ लो, और है आपका 0.5, ऐसे हो जाती गलती। तो ये आजकल की पढ़े लिखों की क्या कहना चाहिए मिथ्स बन गए हैं। पुराने मिथ्स खत्म हुए, नए बन गए। प्लेसेंटा नीचे है, प्लेसेंटा तो हमेशा से नीचे होगा। जितनी बार बताया कि आज मैं मिथ्स ही बता देती हूँ कि जब इतना ऐसे यूट्रस होता है आपका, जहां भी होगा ना, छोटा सा होता ही है, 5-6 इंच का तो होता ही है, जहां से भी होगा प्लेसेंटा अपना कहीं से भी शुरू होगा ना, वो अपनी चारों तरफ ब्रांचेस फैलाएगा। ये बच्चा है, इसकी नाड़ू से लगा हुआ है, वो अपने जहां पे आके रुक जाएगा। इसके आगे उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। यूट्रस में ब्लड सप्लाई जाती है, बाहर से आती है और सब में, तो जहां जहां उसको ब्लड सप्लाई मिलेगी वहां तक वो बढ़ेगा, और जहां से मिलनी बंद हो जाएगी वहां पे रुक जाएगा। तो हमेशा ही लोअर एंड पे एंड होगा, हर एक के अल्ट्रासाउंड में आएगा। और फिर क्या होगा कि ये जो 1-आधा सेंटीमीटर की जगह है, जैसे ये बड़ा हो जाएगा, यूट्रस बड़ा हो जाएगा, तो वो 1 सेंटीमीटर ही 1 इंच हो जाएगी। फिर आप कहोगे अब ऊपर चला गया। तो अगर टचिंग द ऑस है उसमें कोई डर नहीं है, आपस में परहेज रखो। वो अल्ट्रासाउंड कराने से पहले भी रखो। और क्या कॉमन तकलीफें हैं? मिसकंसेप्शन है, अल्ट्रासाउंड करा के कोई फ्रेश नहीं आता, रोते रोते आते हैं। किसी के किडनी में बच्चे के कुछ, अब लेवल 2, ये तो लेवल 1 की प्रॉब्लम है। इसके बाद आप रेस्ट करोगे फिर शुगर बढ़ जाएगा। शुगर इतना कॉमन, मतलब मुझे तो मेटफॉर्मिन का नाम ही नहीं याद रहता था कि इसकी कौन सी, मतलब मेटफॉर्मिन तो एक सॉल्ट है ना, ये तो याद रहता था। इसकी जो कंपनियों के नाम होते हैं, कंपनियों में अलग कोई बिगोमेट होती है, कोई मेटफॉर्मिन के नाम से मिलती है, और भी नाम है। तो अब तो रोज ही लिखनी पड़ रही है। कॉमन इतना हो गया, इस एज में तो कभी होता ही नहीं था। मेरे पास तो 20 to 40 आते, उनके होता ही नहीं था। अब ज्यादातर उनके हो रहा है जिनका और हस्बैंड को हो रहा है कोविड के बाद, क्योंकि वो घर से काम कर रहे हैं और खाना अच्छा बना रहे हैं, और इतनी खाना बनाने की इतनी रेसिपी जो है बता रहे हैं, तो मन भी करता है बनाने का। और अपने हाथ से प्यार से बनाते हो, घी डाल के हस्बैंड को ही खिला देते हो। तो उनका पता ही नहीं चल रहा कि 32 पे, 34 पे, 35 पे, 37 पे उनके ही शुगर ज्यादा आ रहा है। एक्सरसाइज कर नहीं रहे, अपने कैरियर में लगे, या कोविड करके बाहर नहीं गए, अब आदत ही छूट गई। तो हमेशा मेरे हिसाब से लोगों को
मीटर सबके घर में होना चाहिए। जब भी कुछ भारी चीज खाओ 2 घंटे बाद देखो। वेइंग मशीन सबके घर होनी चाहिए। अब तो ये बेसिक सामान हो गया घर का, ऑन कॉल का। और वेइंग मशीन। एक आज एंकल वेट नहीं लाए। एंकल वेट पहन के चलो जिनके पास टाइम नहीं है। ½ kg का ऐसे बांध लो, पता भी नहीं चलता। पायल पहन के लोग डांस करते, मतलब वो एंकल वेट होता है, सिर्फ बांध लेते हैं पैर में। स्पोर्ट्स की दुकान पे मिलता है, जिम वाले, ½ kg का, है ना। अपना अपना ये खरीद के रखो। और क्या खरीदवाना है? बीपी इंस्ट्रूमेंट तो कोई बात नहीं, नमक चीनी नहीं लाना। क्या क्या ये तो खरीदना है, और क्या नहीं खरीदना? सॉल्ट नहीं खरीदना, है ना, और शुगर नहीं खरीदना, और ऑयल नहीं खरीदना। जहाँ मेडिसिन रखते हैं वहाँ रखना है उसको। इसको मेडिसिन वाले, बिल्कुल बहुत सुंदर बोली, तालियां बजाओ। इसको मेडिसिन वाले डब्बे में रखना है। किसी दिन लूज मोशन हो गए, फीवर हो गया, है ना, उस दिन निकाला कि आज तो सॉल्ट, पसीना बहुत आ गया, आज सॉल्ट चाहिए। थोड़ा सा दही में डाल के खा लिया, तो शुगर सॉल्ट थोड़ा सा खिचड़ी में डाल के खा लिया। इसको मेडिसिन बॉक्स में रखना है, ठीक है। इसको अपना बाहर रखना सजा के। बीपी इंस्ट्रूमेंट तो जिसको बीपी होगा अगर तो ला सकते हैं, लेकिन इतना जरूरी नहीं है। और एक पल्स ऑक्सीमीटर। अपनी पल्स ऑक्सीमीटर जो है सबका कम होता जाए। पल्स देखो सबकी 100 आ रही है, जो कि हमारी आइडियल कितनी होनी चाहिए? आइडियल हमारी 60 होनी चाहिए। जो हमारी शरीर बना है कि आपके बैठे बैठे, आप बैठे हुए हो, कोई काम नहीं कर रहे, तो 60 बार हार्ट पंप कर रहा है, तो आपकी बॉडी को जो ऑक्सीजन बैठे बैठे भी चाहिए ना, अंदर के ऑर्गन्स तो काम कर रहे हैं, तो वो 60 होनी चाहिए। प्रेगनेंसी में 70 हो जाए, 80 हो जाए, 80 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 60 to 80। ग्लूकोज जो है हमारा फास्टिंग 90 आना चाहिए, और पीपी खाने के बाद 120 आना चाहिए। वेइंग हमारा 60 से ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए। जिसका 60 से ऊपर गया, मतलब 5 भी हाइट है तो भी 60 आइडियल है, और जिनकी 5'2" है, 3 है, उनका 55, 54 ऐसे होना चाहिए। एनीवे 60 भी मैं अगर लिखने में 50 to 60 वेट हमारा इंडियन गर्ल्स का होना चाहिए। और है कितना आजकल? 65 से 75 तक। 10-10 किलो ओवर वेट सब है। शादी के टाइम कम करते हैं, और होते ही शादी फिर वापस आ जाता है। और बीपी हमारा 120-80 होना चाहिए आइडियल। इसके 2-4 आगे ठीक है, 128 तक भी ठीक है, और ये 85 तक भी ठीक है। इसके बाद आपने दिखाना है ना। फिर इसके बाद गो टू डॉक्टर। फिर आप दवाई इसकी नहीं ले सकते, इसकी अपने आप नहीं ले सकते, ये डॉक्टर ही देंगे। इसकी दवाई ग्लूकोज की अपने आप नहीं ले सकते, वो देख के सब। और साथ में वॉक करनी है एंकल वेट से, फिर बढ़ना ही नहीं चाहिए। शुगर तो जाके 60 पे होता था, बुजुर्गों की बीमारी थी, यंग लोगों की थी नहीं। और स्मोकिंग नहीं करना चाहिए हस्बैंड को। स्मोकिंग करते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग करते प्रेगनेंसी होती हो तो भी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए रेखा? क्योंकि उनके बच्चों को भी जेनेटिक डिफेक्ट हो जाता है। हाँ, अस्थमा नहीं, अस्थमा नहीं, अस्थमा तो वो पिएगा तब होगा। अगर वो नहीं पिएगा, पीने के चांसेस पूरे है उसने। अगर बचपन में जो पेरेंट्स को देखते हैं वो चीज हमें इतनी बुरी नहीं मानते, लेकिन अगर नहीं भी पिएगा वो, तब भी उसके आगे बच्चे नहीं होंगे। मतलब उसकी टेस्टिस खराब हो जाती है। और टेस्टिस ऐसे नहीं कि वो प्रेगनेंसी में नहीं पिएगा तो वो तो इनहेल ही नहीं करेगी, वो उसके स्पर्म में चला गया जेनेटिक डिफेक्ट। मतलब नेचर इतनी स्मार्ट है कि अगर फादर ने स्मोकिंग करनी है इन लोगों ने, तो इनका कुनबा ही नहीं बचना चाहिए। नशा करने वालों का कुनबा ही नहीं बचना चाहिए। तो वो ऐसा डिफेक्ट, जेनेटिक डिफेक्ट डाल देता है। जैसे गर्मी से मैं कहती हूँ स्पर्म खराब हो जाते हैं, झुलस जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जेनेटिक डिफेक्ट होता है। बारिश पड़े और उस दिन के स्पर्म फिर अच्छे हो जाते हैं। कहते हैं ना बारिश को रोमांटिक क्यों मानते हैं? इसलिए कि उसमें फर्टिलिटी बढ़ जाती है, गर्मियों में भी। सर्दियों में तो सर्दी है ही। अब आजकल सर्दियों में इतनी गर्मी क्रिएट कर लेते हैं, फिर जिम जाते हैं तो गर्मी से, लेकिन गर्मी से जेनेटिक डिफेक्ट नहीं आता। आज गर्मी में स्पर्म खराब हुए, कल गर्मी खत्म हुई,
लेकिन जिसका नशा करते हैं उनमें जेनेटिक डिफेक्ट आ जाता है, वो नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है। स्पर्म के अंदर जो 23 क्रोमोसोम मैंने अभी बताए वो खराब हो जाते हैं परमानेंट। उसे पिछले जन्म के कर्मों वाली बात हो जाती है कि उस बच्चे को पिछले जन्म के कर्म मिलेंगे खराब, पिछले जन्म के कर्म खराब मिलेंगे उसको। तो इसलिए अगर हस्बैंड स्मोकिंग करते हैं तो प्रेगनेंसी होने ही नहीं देनी है। पहले मुझसे बात करें, डॉक्टर के पास जाएं, और इसके लिए साइकियाट्रिस्ट होते हैं। और अगर इस सब के बावजूद नहीं हो रही प्रोलैक्टिन, तो आपका हो ही सकता है। हस्बैंड को शुगर बहुत कॉमन है। हस्बैंड का शुगर अपना कराने के बाद, अगर अब फर्टिलिटी क्या बन गई आज क्लास मेरी अपने आप ही, तो हस्बैंड का कराना है HbA1c, उनका थायराइड कराना है। अगर थायराइड बॉर्डर लाइन आता है तो एंटी TPO कराते हैं। एक बार पहले प्लेन कराते हैं, थायराइड प्रोफाइल कराते हैं एक बार, फर्स्ट थायराइड प्रोफाइल कराओ, और एक के बाद दवाई नहीं शुरू करते, क्योंकि ये रोज का वेरिएबल होता है। कभी हम यहाँ सैंपल ले लेते हैं, कभी यहाँ लेते हैं, तो 3 बार का कहते हैं एवरेज लोगे ना, वही 7 बजे भी रोज दोगे तो भी वेरिएबल होगा, मौसम के हिसाब से वेरिएबल। तो फर्स्ट थायराइड प्रोफाइल कराओ। अगर जहाँ भी सुन रहे हैं मुझे, डॉक्टर लाल पैथ का मैंने देखा है, ठीक ही आता है, और जो यहाँ आसपास रहते हैं हमारे यहाँ का ठीक आता है। सेकेंड बार FT4 कराओ। T3 T4 अलग चीज है, इसमें होता है T3 T4 TSH। T3 अलग चीज है, और FT फ्री थायराइड जो कि एक्चुअल लगता है जाके यूज करता है, वो अलग है। तो हमारे पास T4 भी हो जाएगा और फ्री T4 भी हो जाएगा। ये रिसेंट है, इसके लिए अभी अल्ट्रा सेंसिटिव मेथड हो गया। और TSH तो दोबारा कराओगे, और फिर साथ में एंटी TPO कराओगे। अगर बॉर्डर लाइन केस है और एंटी TPO ज्यादा है तो थायराइड की गोली शुरू होगी। अगर बॉर्डर लाइन नहीं है, बॉर्डर लाइन है और एंटी TPO ज्यादा नहीं है, और बॉर्डर लाइन केस है और वेट ज्यादा है, तो हो सकता है वेट कम करो, आपकी जितना बन रहा है, क्योंकि जितने हार्मोन बन रहा है वो आपके वेट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। वेट कम करोगे, लेकिन वेट कम होता नहीं है थायराइड वालों का, इसलिए हल्की सी दवाई शुरू करो, वेट कम करो, और बंद नहीं करना है। अगर कभी लगा कि आप रिड्यूस करके देखना है, डॉक्टर को ही लगा कि चलो अब वेट कम हो गया, डोज कम करते हैं, तो कम करके देखना है, और हर महीने कराना है फिर, कि कम करने से, क्योंकि दोनों चीजें चल रही हैं, एज के साथ थोड़ी थोड़ी बढ़नी है डोज, और वेट कम करने के साथ थोड़ी थोड़ी घटनी है। तो हमारी कहाँ पे सेटल होती है ये देखना है। वेट अपना 10 kg आराम से 2 महीने में कम हो जाता है। पहला 5 किलो तो 1 हफ्ते में भी हो सकता है, वो तो फ्लूइड होता है। VLCC वाले फ्री देते थे ना, अगर आप 3 दिन खाना नहीं खाओ 5 किलो वेट कम हो जाता है। बॉडी फ्लूइड एक्स्ट्रा होता है जो निकल जाता है। तो कोई भी आपको अगर कहता है बिना एक्सरसाइज के आपको वेट कम करेंगे, तो वो डाइट ऐसी देंगे कि आपकी बॉडी का फ्लूइड सारा कम हो जाए, निकल जाए। वो तो घी चीनी नमक नहीं खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, तो अपने आप थोड़ा थोड़ा जाएगा सब। तो डाइट प्लान से आपका पहला 5 किलो बड़े आराम से बिना एक्सरसाइज के कम हो जाता है। और प्रोटीन डाइट देते हैं, उसमें ज्यादा आप वैसे खा सकते हैं कि हमें वेट कम करना है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट एक ही बात है, शुगर और फैट एक ही बात है। एक बात और है कि लोग शुगर, चीनी छोड़ देते हैं कि मुझे शुगर आई है। चीनी तो आप दिन में 2 चम्मच खाते हो, चलो छोड़ दिया आपने, उससे कितना फर्क पड़ेगा। लेकिन घी आप दिन में 10 चम्मच खाते हो, वो आपके सब्जी दाल में पड़ रहा है, उसको घी को ऑयल ही नहीं समझते। गेहूं भी तो ऑयल जो है, घी जो है और व्हीट, ये शुगर से ज्यादा हम क्वांटिटी इनकी ज्यादा खाते हैं ना। शुगर तो हम खाते 5-10 ग्राम है, तो शुगर भी छोड़नी है। ये सब शुगर में कन्वर्ट होते हैं, ये सब शुगर में कन्वर्ट होते हैं और ईंधन का काम करते हैं। ऐसे बॉडी बिल्डिंग में इनका काम इतना नहीं है, बहुत थोड़ा सा है। उतना तो आपकी बॉडी में स्टोर है ही, वहां से रिलीज हो जाएगा। अब बॉडी बिल्डिंग के लिए आपको प्रोटीन डेली चाहिए और विटामिन चाहिए। तो आपके खाने में दूध दही, जो कि मैं बच्चे के लिए भी कहती हूँ, दूध दही एग, ये प्रोटीन के लिए। स्प्राउट तो सब कुछ के लिए है, वो ये इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा। फिर सैलेड, धनिया चटनी, ये फॉलिक एसिड और विटामिन, मल्टीविटामिन के लिए। तो विटामिन और प्रोटीन हमें कंटिन्यूस सप्लाई देनी पड़ती है। फैट हमारा स्टोर हो जाता है, ईंधन हमारा स्टोर हो जाता है,
कि चलो कुछ कभी खाना नहीं मिलेगा तो न्यूट्रिशन ना सही गुजारे लायक, ऐसा बॉडी का सिस्टम है। लेकिन आजकल कभी होता ही नहीं खाना नहीं मिले, है ना। अपने अंदर स्टोर करने से अच्छा डीप फ्रीजर में रख दो, पानी अपने अंदर स्टोर करने से अच्छा डीप फ्रीजर में रख दो, किसी दिन नहीं मिलेगा वहां से निकाल के खा लेंगे। स्किन जो खिंच जाती है ये कभी छोटी नहीं होती। तो अभी प्रेगनेंसी में 10 किलो बढ़ना है तो पहले 10 किलो कम कर लो। बेबी तो 3 किलो ही का होगा, हाँ, और 3 kg और बॉडी फ्लूइड वगैरह बढ़ते हैं जब बेबी जिस पानी में रहता है ना। लेकिन 3-4 किलो अपना ही वेट बढ़ जाता है, 9 किलो भी अगर बढ़े तो। अगर हमें अपना बिल्कुल 50 पे शुरू किया और वापस 50 पे आना है तो सिर्फ 7 kg वेट बढ़ेगा। 9 kg ऐसे कह देते हैं, चलो 9 kg तक एक्सेप्टेबल है। और जिनका कम वेट है उनका चाहे 10 बढ़ जाए, 11 बढ़ जाए, 12 बढ़ जाए, मान लो किसी का है ही 45, वो 60 की भी पहुंच जाए, 15 किलो बढ़ जाए, कोई बात नहीं। लेकिन जो है 70 की, उसका 77 बहुत है। मैं जिन ऑडियंस है मेरे, इन सब का वेट ज्यादा है। लड़की जैसी लड़की तो देखने को ही नहीं मिल रही, जिसकी सब बोन्स दिख रही होती है, कॉलर बोन दिख रही हो, ये पीछे बैक की बोन दिख रही हो। ये क्यों ब्यूटी मानते? कॉलर बोन की क्या ब्यूटी है ना? क्योंकि यहाँ पे फैट नहीं होता यंग एज में, धीरे धीरे पतले जने के भी जम जाता है। धीरे धीरे एज के साथ क्या मजेदार बात होती है कि जहाँ चाहिए, मतलब जहाँ चाहिए में जिसको हमने सुंदरता मान लिया वहां से हटता जाता है, और जहाँ हमने सुंदरता नहीं माना वहां जमता जाता है। अब जो सुंदरता माना है जिसको, ये वो सब साइन है जो फर्टिलिटी के लिए है। गर्दन पतली हो, कमर पतली हो। अगर कमर पतली है, पीसीओडी नहीं है। मतलब कमर पतली का मतलब हिप से पतली है। ये पन्ना पलटो, जो हमारा हिप रेशो है ना, वेस्ट हिप रेशो, ये 0.85 होनी चाहिए। आपकी वेस्ट है मान लो 34 भी है, और हिप आपके 44 है, तो ये रेशो क्या आएगी? 85 से कम ही आएगी। ठीक है, 0.85 का मतलब है कि कमर 85 है और हिप 100 है, मान लो सेंटीमीटर में हम देखते हैं, तो ये रेशो सही है। तो ये पीसीओडी ना होने की निशानी है, इसीलिए कमर पतली को अच्छा मानते हैं, है ना। बाल नहीं होते, बाल ये नहीं कि मेरे तो बाल भी नहीं है, मेरे फेस पे भी बाल है, थोड़े थोड़े बाल, ये नॉर्मल होते हैं। हमारे सबकी बॉडी में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, फीमेल और मेल हार्मोन दोनों में होता है। 14 साल तक बच्चों में, 12 साल तक दोनों बच्चों, लड़के में भी होता है, लड़कियों में भी होता है। फिर लड़कों में टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो जाता है और लड़कियों में ईस्ट्रोजन बनता है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन जो 12 साल में बन रहा था वैसा तो बनता ही रहता है, वो मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए, बॉडी के लिए चाहिए होता है। अब किसी में बीच में वो रेशो थोड़ी सी खराब हो जाती है, जो कि फिर धीरे धीरे बॉडी ठीक कर रही होती है। तो 20 साल तक तो बिल्कुल नहीं कहना किसी को पीसीओडी है। जब भी मेंसेस स्टार्ट हुए 8 साल, ये सब डिपार्टमेंट बनने में, फर्टिलिटी का डिपार्टमेंट बन रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन रहा है, उसमें 8 साल लग जाते हैं। ये देखो, ये जो पतले दुबले होते हैं, मैं कैसी देखने को नहीं मिली, ये मिली एक। इसके सिजेरियन के 3 दिन बाद घूम रही ना आराम से, बच्चे दोनों को दूध पिला रही है। ये भी दूर से आए, कहाँ से आए? अम्बाले से। बाल लंबे हों, भौएं भारी हों, ये सब हमारी फर्टिलिटी की निशानी है। तो मैं सबको कहती हूँ अपना चेहरा देखो, लड़कियों जैसा लग रहा है, लड़कों जैसा नहीं, वो तो लड़कियों जैसा है। मैंने कहा बस फिर पीसीओडी नहीं है। पीसीओडी तो एंटर करते ऐसे डॉक्टर को दिख जाती है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड नहीं कराते, उसके लिए मतलब इरेगुलर मेंसेस के लिए कराते हैं ना लोग, और उसमें पीसीओडी लाइक लिखा होता है, पीसीओडी लाइक पिक्चर। हम लाइक वर्ड पढ़ते नहीं है, बस पीसीओडी जो बोल्ड लेटर में लिखा होता है उसको मान लेते हैं। और एक अल्ट्रासाउंड वाले ने पीसीओडी दे दिया, उसके बाद वो 10 जगह दिखा ले, पीसीओडी रहता है उसका, और गूगल पे आके पढ़ लेती है, तो वो सच में उसके और एग नहीं बनते, क्योंकि वहां पे आपने पीसीओडी मान के चेक करना शुरू किया।
आपने वो अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग नहीं देखी कि ये फाइंडिंग किस किस केस में आती है। आपने जब सर्च किया तो आप वो अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग देखो, अल्ट्रासाउंड की बुक में जाके देखो कि ऐसी पिक्चर का वो उसमें लिखा होगा थायराइड में आ सकती है, प्रोलैक्टिन में आ सकती है, इरेगुलर मेंसेस में आ सकती है, आपने कोई दवाई खाई है, बच्चा दूध पी रहा है ना, बीच में आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाई हैं, छोड़ी हैं, खाई हैं, वेट बढ़ाया, वेट घटाया, ये तो एकदम कॉमन कॉजेज हैं। फिर अनकॉमन भी लिखे होंगे। ज्यादातर तो थायराइड ही निकल रहा है और वेट घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, प्रोलैक्टिन हाई है, 4 में ही सब फिट हो रहा है। वहां पढ़ लिया तो आपको और टेंशन होगी, प्रोलैक्टिन और बढ़ गया। अच्छा, बुक्स में लिखा है 100 तक प्रोलैक्टिन कुछ नहीं कहता। 100 तक प्रोलैक्टिन कुछ नहीं कहता मीन्स कि वो बीमारी नहीं है, वो तो आपका रोज का चेंजिंग है, आपके मूड पर डिपेंड करता है, इसलिए वो बीमारी नहीं है। रूटीन में उसके लिए कोई दवाई की जरूरत नहीं है, आप अपना रिलैक्स करो। लेकिन प्रेगनेंसी में आप रिलैक्स कर ही नहीं पा रहे हो तो हमारे पास दवाई है, वो हम दे सकते हैं, उसमें नुकसान कोई नहीं है। तो ये कंफ्यूजन हो सकता है। दो आप किसी को बताओ, वो कहेगा ऐसे क्या, 100 तो 40-50 तो नॉर्मल है, 100 तक तो नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। हमें प्रेगनेंसी करने के लिए तो 10 से भी कम चाहिए, और 10 से कम आज है, जिस दिन मेंसेस आएंगे, जिस दिन आप परेशान होगे, उस दिन कितना होगा उसी वक्त, तो हर वक्त टेस्ट कराने की जरूरत भी नहीं है, इतना महंगा टेस्ट है। उसकी दवाई सिंपल है, 1 गोली हफ्ते में खाई, जब यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आ जाए उसके बाद छोड़नी है। एक आधी खाई भी गई प्रेगनेंसी में तो कितना नुकसान नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के हार्मोन से कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो बनेंगे ही बनेंगे, है ना। जैसे बच्चा दूध पी रहा होता है तो प्रोलैक्टिन बना होता है, उसमें दोबारा प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी को भी नुकसान होगा। और दूसरी गलती मैं देख रही हूँ, एस्प्रिन बहुत ओवर यूज हो रही है। जिसका अबॉर्शन हो गया वो बेचारा तो ऐसे फंस जाता है कि इतना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फिर हो ही जा रहा है। तो उसको एस्प्रिन क्या है कि जिसके तो बॉडी में क्लॉटिंग है, कि हमारा जहाँ पे प्लेसेंटा होता है वहाँ क्लॉट बन जाते हैं, और ब्लड सप्लाई नहीं जाती है, एक बीमारी होती है, उसके लिए एप्ला टेस्ट होता है। तो अगर तो क्लॉट बन जाते हैं तो हम ब्लड थिनर देते हैं कि थिन रखने के लिए, है ना। जैसे मैं बता रही हूँ, सारी एलोपैथी दवाइयाँ अच्छी हैं, काम की हैं, और जहाँ, लेकिन उनको देने में बहुत समझदारी चाहिए। और एस्प्रिन जो है इसको पतला करने के लिए देते हैं, हेपेरिन देते हैं पतला करने के लिए, लेकिन अगर वो हो तो थिक, वो थिक है ही नहीं और आपने और पतला कर दिया। तो मैंने देख रही हूँ ब्लीडिंग, आज भी एक एडमिट है ना, नीचे एडमिट है, हाँ। तो जिस भी पहला अबॉर्शन हो गया और दूसरे, और मैंने तो ये भी देखा है कि पहले ही बार देते हैं, चलो ये भी दे दो, ठीक रहेगा। बॉडी वेट से कम डोज लेनी है अगर लेनी भी है तो, मतलब 150 तो बहुत ही ज्यादा है, 50 वाली लो, 100 की आधी करके। अगर ऑनलाइन व्यूअर्स को बता रही हूँ कि एकदम से शुरू की हुई है, एकदम से बंद भी नहीं करनी। तो ये सब आजकल के अल्ट्रासाउंड के, मेडिसिन के कंफ्यूजन्स थे। थैंक यू एवरीवन। एक्सरसाइज बाद में करते हैं, एक्सरसाइज तो हम हर बार ही करते हैं। थैंक यू एवरीवन।